इस झोपड़ी को छोड़कर तो हम इससे अच्छा रोड पर एक तिरपाल लगाकर रह लेते हैं। वो हमारे लिए सही होगा। कम से कम उसके ऐसे गिरने टूटने का डर तो नहीं होगा। हर दिन के रोने धोने से पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान था, तो वहीं घर में ही हो रही ठंडक से भी इस ठंड में उनका गुजारा करना काफी ज्यादा दुश्वार हो गया था। वहीं मिथिलेश जब रोज रोज उस जंगल में बने छोटे से लकड़ी के घर को देखता है तो उसे एकदम से एक तरकीब सूझती है। मैं कुछ दिनों से फैक्ट्री काफी लेट पहुंच रहा था, लेकिन मैंने उस जंगल के रास्ते से फैक्ट्री जाना शुरू किया। उस रास्ते से गुजरते हुए मैंने वहां पर एक छोटा सा लकड़ी का घर देखा है। इससे तो बड़ा ही है और घर लकड़ी का भी बना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जरा सी हवा से टूट जाएगा। मेरे ख्याल से अब जब तक ठंड है तो हमें वहीं पर अपना गुजारा कर लेना चाहिए। लेकिन बाबा, वो तो जंगल में है ना, क्या वहां पर रहना ठीक होगा? और नहीं तो क्या, जंगल में तो वैसे भी काफी ठंड होती है। वो जंगल इतना गहरा नहीं है और वो घर इतना ज्यादा अंदर भी नहीं बना है। अगले दिन मिथिलेश अपने पूरे परिवार के साथ जंगल में जाता है, जहां वो उन्हें छोटा सा लकड़ी का घर दिखाता है, जिसे अंदर से देखने के बाद, ये लकड़ी का घर तो काफी ज्यादा अच्छा है। हमारी झोपड़ी से तो थोड़ा बड़ा ही है ये, है ना भाभी? सही कहा है ना मैंने? अंकिता, मुझे लगा कि काफी छोटा होगा, लेकिन यहाँ तो हम रह सकते हैं। बस थोड़ी बहुत सफाई की जरूरत है इसे। मुझे भी ये जगह सही लगी है। ज्यादा अंदर भी नहीं है, 10 मिनट की दूरी पर ही रोड है। आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कम से कम ये हमारी उस टूटी फूटी झोपड़ी से तो लाख गुना बेहतर है। उन्हें छोटा सा घर पसंद आ जाता है, जिसके बाद अब अगले दिन ही पूरा परिवार झोपड़ी में से अपना सारा सामान उठाकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी सुमन उन्हें अपनी झोपड़ी खाली करते हुए देख लेती है। मुझे तो लगा ही था कि एक ना एक दिन तुम अपनी झोपड़ी जरूर खाली कर दोगे। अब झोपड़ी खड़ी करके कहाँ जा रहे हो? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। पड़ोसन होने के नाते इतना तो कर ही सकती हूँ। मदद करने के बहाने सुमन पूरे परिवार को ताने देने में लगी हुई थी। सुमन की बात का कोई जवाब नहीं देता और अब वो सब कुछ लेकर उस छोटे से लकड़ी के घर में आ जाते हैं और अब आराम से रात में सोते हैं। अगले दिन जब सबकी आंख खुलती है तो, अरे घर छोटा है थोड़ा, लेकिन यहाँ इतनी ठंड नहीं लग रही जितनी वहां लगती थी। थोड़ी बहुत है पर बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सोने में मुझे रात में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। छोटा सा घर है और सोने वाले हम इतने सारे लोग हैं, पर कम से कम सुकून की नींद तो आई। पहली बार इन सर्दियों में पूरा परिवार ठीक तरीके से सोया था, तो वहीं घर के बाहर ही दोनों बहुएं मिट्टी से चूल्हा बनाकर खाना बनाने लगती हैं। तभी अंकिता, भाभी ये घर तो अच्छा है, लेकिन ये भी छोटा है। हम सब एक साथ इस घर में ऐसे कब तक रहेंगे? सुमन भले ही घमंड करती हो, लेकिन एक बात तो है, उसने 3 मंजिला का घर बनवा लिया। काश 2 से 3 मंजिल वाला घर बना लेते तो कितना अच्छा होता ना। हम भी सुकून से 2 पल रहे थे। अंकिता, तुम्हारी बात में दम तो है। सुमन के मकान को याद कर मुझे एक तरकीब सूझी है। हम जंगल में रह रहे हैं और ये घर भी लकड़ी का है। लकड़ी के बने घर काफी सही होते हैं। आसपास कितनी सारी लकड़ी लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इन लकड़ियों की मदद से हम इस घर के ऊपर 2-4 मंजिल का घर तैयार कर लें। इससे हम सब के पास अपना एक अलग अलग कमरा होगा और हम सभी को प्राइवेसी भी मिल जाएगी, जो अभी तक नहीं मिली। वैसे आंचल कहे तो ठीक ही रही है, बच्चे भी अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कब तक हम सब एक साथ रहेंगे? दोनों बहुएं जब इस बारे में अपने पतियों और बाकी घर वालों को बताती हैं तो उन्हें भी ये बात सही लगती है और अब अगले दिन दोनों भाई आसपास के पेड़ों से ढेर सारी लकड़ियां काट कर ले आते हैं। लकड़ी तो हमने काफी काट ली है, लेकिन घर का स्ट्रक्चर कैसे बनाए समझ में नहीं आ रहा। इस तरफ हम उतरने के लिए सीढ़ियां बनाएंगे और इस तरफ हम 1 से 2 मंजिल का घर बना लेंगे। कमरे थोड़े छोटे रहेंगे, पर इस हिसाब से 2 से 3 लोग आराम से उसमें रह सकते हैं और नीचे वाले इस हिस्से में एक छोटा सा कमरा बनाकर हम उसमें रसोई भी बना लेंगे। क्यों, सही रहेगा ना? रमन का नक्शा सभी को पसंद आता है, जिसके बाद अब दोनों भाई लकड़ी काटने पीटने में लग जाते हैं। तो वहीं दोनों बच्चे, सबका अलग अलग कमरा बन रहा है, हमें भी तो अलग कमरा बनवाना है। या लीशा रोज रात को लात मारती है मुझे नींद में, तो मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। मम्मी, मुझे अलग से कमरा चाहिए। अरे इस तरह लड़ते नहीं, तुम लोगों को अपना कमरा चाहिए ना, तो ठीक है, तुम्हारे लिए भी कमरा बना देंगे। कुल मिलाकर सभी घर वालों के हिसाब से दोनों भाई मिलकर 5 कमरे तैयार करते हैं, जो तो होते तो थोड़े छोटे हैं, लेकिन 2-2 लोगों के रहने के हिसाब से बिल्कुल ठीक होते हैं। घर तैयार करने में बाकी परिवार वाले भी काफी मदद करते हैं और अब ज्यादा समय न लगाते हुए कुछ दिनों में इस गरीब परिवार की 5 मंजिला लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। आखिरकार हमारा एक अलग कमरा हो ही गया। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकते हैं।
मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि हम इस तरह अकेले वक्त बिताने का मौका मिलेगा। मुझे तो यहाँ काफी अच्छा लग रहा है। अब हम सभी आराम से अपने अपने कमरों में रह पाएंगे। आखिरकार इस गरीब परिवार का उसका 5 मंजिला घर तो मिल गया था, लेकिन चारों तरफ जंगल होने की वजह से उस लकड़ी के घर में भी काफी ठंडक रहने लगी थी। आज तो काफी ज्यादा ठंड लग रही है। लगता है अब जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे सर्दी भी बढ़ती जाएगी। कल रात को मुझे तो काफी ठंड लग रही थी, तुम लोगों को ठंड नहीं लगी क्या? लग तो रही थी माँ। सोने के लिए अब सुकून सी जगह तो मिल ही गई, लेकिन ठंड से छुटकारा अभी भी नहीं मिला। हमारा घर अभी भी अंदर से काफी ठंडा है। वहीं मिथिलेश अपने काम के लिए निकल जाता है, तो वहीं आज मिथिलेश फैक्ट्री में देखता है कि जो रुई थोड़ी सी खराब होती है उन्हें अलग करके फेंकने के लिए रख दिया जाता है। ये देखकर मिथिलेश, अरे ये किसी भी काम की नहीं है, फेंकने में ही जा रही है। एक काम करता हूँ, इन्हें घर लेकर चलता हूँ, कुछ ना कुछ तो इनका इस्तेमाल हो ही जाएगा। जब बोरा भर के मिथिलेश ढेर सारी रुई घर लेकर आता है तो, पापा जी आप इतनी सारी रुई क्यों लेकर आ गए? भला इनका हमें क्या काम? मैंने सोचा कि रुई से तुम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लोगी। देखो कुछ हो जाए तो, वरना फेंक देना। रुइयों को देखकर महिमा के दिमाग की बत्ती जलती है और अब महिमा सभी कमरों के कोने और दीवारों के साइनों में उन रुई को लगा देती है, जिससे ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत ठंड रुक जाती है और कमरे में हल्की हल्की गर्माहट होती है। चलो थोड़ी तो गर्माहट हुई, वरना ठंड से हालत खराब हो रही थी। मुझे तो लगता है कि अब धीरे धीरे हमारा घर भी गर्म होने लगेगा। अब देखना जी, लगता है भगवान ने हम गरीब परिवार पर अपनी आंखें खोल ली हैं। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। महिमा और आंचल घर का थोड़ा बहुत सामान लेकर लौट रही होती है कि तभी उन्हें जंगल में आसपास ढेर सारा सूखा चारा मिलता है, जिसे देखकर, यह तो काफी सारा सूखा चारा है। लगता है कोई इसे यहाँ पर बेकार समझकर यहीं पर छोड़ गया है। अरे इसमें बेकार क्या समझना है? ये सूखा चारा भला किस काम आ सकता है? किन किन काम में ये इस्तेमाल हो सकता है ये पूछो। घर में इतने सारे पुराने कपड़े रखे हैं, हम चाहे तो उनमें ये सूखा चारा थोड़ा बहुत छोटे छोटे कपड़ों में, और पापा जी जो रुई लाए थे वो भी तो बची हुई है ना, उसे डालकर एक नरम बिस्तर बना सकते हैं और साथ ही साथ ओढ़ने के लिए एक मोटी कंबल भी। दोनों बहुएं ढेर सारा सूखा चारा लेते हैं और घर जाकर उसे एक कपड़े पर रखकर साथ में छोटे मोटे कपड़े और रुई रखकर उसे चारों तरफ से सिल देती हैं, जिससे वो 5 बिस्तर और 5 कंबल ओढ़ने के लिए बना लेती हैं। और जब सब उस बिस्तर पर बैठकर ऊन कंबल को ओढ़ते हैं तो, बहू ये बिस्तर तो बहुत मुलायम है, वरना पहले चादर बिछाकर ओढ़ने में ये जमीन बहुत चुभती थी। हाँ मम्मी यार, इसे ओढ़ने से तो मुझे ज्यादा ठंड भी नहीं लग रही है। सभी को इतना खुश देखकर दोनों बहू भी काफी खुश होती हैं। तो वहीं आशीष और रमन का फैक्ट्री का मालिक वीरेंद्र आज अपना पुराना घर खाली कर रहा होता है। सामान को उठाने के लिए वो अपनी फैक्ट्री के कुछ मजदूरों को ही ले जाता है। सामान उठाने में तुम लोगों ने मेरी खूब मदद करी। वैसे मेरे घर पर ये कुछ पुराने शीशे रखे हुए थे, घर के रेनोवेशन के बाद ये बच गए थे। अब नए घर में तो इनका कुछ काम नहीं है, इसे जाते हुए कहीं कूड़ेदान में रख देना। ये आपके किसी काम के नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसे कूड़ेदान में रखने की बजाय हम ले जाएं। अरे भला ये शीशे तुम्हारे किस काम के आ सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ले जाना है तो ले जा सकते हो। अपने भाई के साथ आशीष उन शीशों को घर ले आता है। रुई लगाने के बावजूद भी खिड़की दरवाजे से हल्की हल्की हवा घर में आ रही थी, लेकिन जब दोनों भाई खिड़की दरवाजा के बजाय उन शीशों को खिड़की दरवाजे के तौर पर घर में लगाते हैं तो घर में अपने आप गर्माहट पैदा होने लगती है। तो वहीं आज दोनों बच्चे एक दोस्त के घर जाकर कार्टून देख रहे होते हैं और वो कार्टून में कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वो जल्दी से भागते हुए अब घर आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, हमने एक कार्टून में देखा था कि एक घर में एक लकड़ी की टेबल होती है और उसे पर एक बड़ी सी चादर बिछी होती है। उस टेबल के नीचे हीटर होता है और सब उस चादर में बैठे होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। माँ, हमारा फ्रेंड कह रहा था कि वो भी अब ऐसा ही करेगा। माँ, हम भी ऐसा करते हैं ना? दोनों बच्चों की बात सुनकर एक बार फिर दोनों बहुओं को एक नई तरकीब सूझती है और अब वो लकड़ी से एक छोटा सा टेबल बनवाकर उसके नीचे लोहे की टीन में लकड़ी जलाकर डाल देती है और उस पर एक बड़ी सी चादर बिछा देती है। और जब पूरा परिवार चादर को ओढ़कर आराम से बैठता है तो, अरे यहाँ तो काफी ज्यादा गर्माहट हो रही है। देखा दादाजी, कहा था ना मैंने कि अब हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। इसी तरह के छोटे मोटे जुगाड़ को करते हुए अब दोनों बहुएं घर के एक एक कोने में लोहे की टीन के अंदर लकड़ी डालकर जलाकर रख देती हैं, जिससे घर में अपने आप ही गर्माहट पैदा होने लगती है। और जो परिवार पहले झोपड़ी में ठंड से मर रहा था वो वहीं अब परिवार अपने उस 5 मंजिला वाले गर्म घर में आराम से सर्दियों के मौसम को गुजार रहा होता है।
माँ जी, वैसे तो अब सब कुछ ठीक है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि घर के काम के बाद हमारे पास काफी वक्त बच जाता है, तो हम भी फैक्ट्री वगैरह में कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। इससे घर में 4 पैसे ज्यादा आएंगे। मैं भी पहले इनकी नौकरी के खिलाफ था, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि ये सही कर रही हैं। हम इतने बुरे वक्त से गुजरे हैं, अगर ये लोग भी काम कर रहे होते तो शायद हमें वो दिन देखना नहीं पड़ता। तुम लोग ठीक कह रहे हो, कब तक 4 लोगों के बारे में सोचेंगे। बहू, कर लो तुम नौकरी। सास ससुर से नौकरी करने की इजाजत मिल जाने के बाद दोनों बहुएं काफी खुश होती हैं और अब वो भी फैक्ट्री वगैरह और घरों में काम देखकर करना शुरू कर देती हैं। तो वहीं अंकिता भी जंगल से थोड़ी बहुत लकड़ियां काट कर आसपास के घरों में ठंड समय बेच आती हैं और रोज की तरह लकड़ी बेचकर अंकिता घर आई रही होती है कि रोड किनारे अंकिता को बैठी हुई उसकी बुआ निर्मला दिखती है, जिसे देखकर अंकिता जल्दी से निर्मला के पास जाती है। बुआ जी, आप यहाँ, वो भी इतनी ठंड में? इस तरह